So welcome again to this particular session. Of course, this is the second session of what we call partnership. Correct? In the first session, we saw the initial and the basic accounting treatment in the books of the partnership. Partnership, of course, partnership firm I am talking about when the firm gets dissolved. तो बेटे जब फर्म डिज़ोल्व होती है तो किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, वैसे तो वो चीज़ें आपको पता ही थी, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको गहरे अंदाज में देखने की कोशिश करी है। एक पॉइंट पे हमारी चर्चा ख़त्म हुई थी जब मैं आपसे ये कह रहा था पिछले क्वेश्चन में, जो मैंने एक इमेजिनरी क्वेश्चन कराया, सिंपल डिसोल्यूशन का मतलब है कि तमाम पार्टनर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब है कि अगर उनसे कोई अमाउंट ड्यू है तो उसको लाने में वो समर्थ हैं, सक्षम हैं। लेकिन अब हम अपने डिस्कशन का दायरा आगे की तरफ ले जा रहे हैं। अब हम इंसॉल्वेंसी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इंसॉल्वेंसी के केसेस को एनालाइज करने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैं टाइटल चेंज कर रहा हूं, इंसॉल्वेंसी। करेक्ट, इंसॉल्वेंसी। अब हम जो ले रहे हैं टॉपिक इंसॉल्वेंसी का ले रहे हैं। तो इंसॉल्वेंसी का टॉपिक जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। इंसॉल्वेंसी के अंदर भी मैंने अभी आपको बताया, हम पहले पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी डिस्कस करेंगे। इंसॉल्वेंसी के अंदर भी हम पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी डिस्कस कर रहे हैं। पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी, पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी लीजिए जी, ये मैंने टाइटल लिख दिया। बेटे पार्टनर की इंसॉल्वेंसी का पहले मतलब क्या है, जरा इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी का मतलब समझने के लिए एक सेकंड के लिए जरा मैं इनको मिटा देता हूं, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं जरा मिटा देता हूं और अब इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मिटा दिया जाए और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मिटा देते और इसको भी मिटा देते। ठीक है ना, वैसे तो अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी मिटा दिया जाए। लीजिए जी, सभी कुछ मिटा दिया। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट बताने की कोशिश क्या कर रहा था, जरा ध्यान से सुनिए। सपोज किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं, करेक्ट, और क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर सी हैज बिकम इंसॉल्वेंट। मिस्टर सी इंसॉल्वेंट हो गया, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो गया, यानी कि अब वो अपने पैसे लेकर के नहीं आ सकता। आपने पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा है ना, लॉ में, सॉरी, आपने पार्टनरशिप लॉ में पढ़ा है कि वन पार्टनर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द अदर पार्टनर। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अच्छे कार्यों की वजह से बेनिफिट भी हो सकता है। अगर मिस्टर सी को कोई फ़ायदा हुआ तो उसका बेनिफिट इनको भी मिलेगा, लेकिन एक पार्टनर के खराब कार्यों का मुआवजा दूसरे पार्टनर को ही देना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मिस्टर सी तो अब इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब है जितना पैसा इसने हमें देना था, हमारी फर्म को देना था, ये देने में असक्षम हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो पैसा इसने देना था अब ये नहीं दे सकता, तो उस पैसे को ए और बी अब बियर करेंगे, क्योंकि ए और बी हम मान के चल रहे हैं सॉल्वेंट पार्टनर हैं। तो ये पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी का केस है। अब एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, पार्टनर की इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि फर्म सॉल्वेंट है, फर्म इज स्टिल सॉल्वेंट। और ध्यान रखें, जब तक 2 पार्टनर सॉल्वेंट रहेंगे तब तक फर्म सॉल्वेंट मानी जाएगी। सपोज एक फर्म में 6 पार्टनर हैं, ए बी सी डी ई, चलो 5 पार्टनर हैं, और मैं कहता हूं 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो अभी भी ये पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी का केस माना जाएगा। पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी में फर्म जो है वो अभी भी सॉल्वेंट रहेगी। बेटे जब तक 2 पार्टनर सॉल्वेंट रहेंगे तब तक फर्म सॉल्वेंट रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब है पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी में चाहे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो, 2 हों, 3 हों, लेकिन जब तक 2 पार्टनर सॉल्वेंट रहेंगे
तब तक फर्म जो है सॉल्वेंट रहेगी और तब तक वो पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी का केस रहेगा। तो पार्टनर की इंसॉल्वेंसी के केस में बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा यही है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं वो अपना पैसा लाने में असक्षम हैं, तो उन्होंने जो पैसा लाना था उसकी भरपाई जो सॉल्वेंट पार्टनर से वो करेंगे। अब क्वेश्चन ये उभरता है कि वो किस रेशियो में करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो इस पे हमें चर्चा करनी है। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2.1 पहले पिकअप करा। 2.1 को देखें, हम सेक्शन 2 से शुरुआत कर रहे हैं। इस लेवल पे बेटे बेसिकली यही आपके मेन क्वेश्चंस हैं। 2.1 से मैंने स्टार्ट करा। 2.1 में क्या कहता है, और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है क्योंकि नाम बड़े खूबसूरत है, रेन, ड्रिजल एंड शावर आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 18:7:10। उनके दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 18, 7 और 10 है। कहता है बैलेंस शीट 31 दिसंबर को तुम्हारे सामने है। ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट के नीचे कहता है फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट। फर्म डिसॉल्व हो गई, एसेट इस तरीके से रियलाइज हुए। कहता है स्टॉक से 3,000 रुपये मिले, डेटर से 4,000 मिले, बिल्स रिसेबल से 2,500 रुपये मिले, प्लांट एंड मशीनरी से 4,500 मिले, और कहता है हमने सन्ड्री क्रेडिटर को पे करा 4,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट। इस तुम देख रहे हो कि क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में 4,300 रुपये के हैं, आपने उनको इन फुल सेटलमेंट 4,000 पे करा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उनको 4,000 रुपये पे करे। और कहता है बिल्स पेबल को आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया। फिर कहता है एक्सपेंसेस रेजोल्यूशन के 800 रुपये के हुए, लेकिन जो लाइन आपको अंडरलाइन करनी है वो ये कि शावर इज इंसॉल्वेंट। 3 पार्टनर हैं, रेन, ड्रिजल एंड शावर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। तो ये पार्टनर की इंसॉल्वेंसी का केस माना जाएगा क्योंकि 2 पार्टनर, इस केस में रेन और ड्रिजल, वो अभी भी सॉल्वेंट है। करेक्ट। सबसे पहले तो हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को वैसे ही क्लोज करेंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा था। तो फटाफट आप क्या करें, जितने भी एसेट्स हैं, अब आपको क्लोज करने का तरीका मालूम ही है, तो मैं आपको क्या बताऊं, तो फटाफट आप मेरे साथ साथ बस लिखना शुरू कर दें। स्टॉक 4,000 रुपये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा। स्टॉक के बाद है डेटर्स, तो डेटर्स भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेटर्स का अमाउंट है बेटे 5,000, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद है बिल्स रिसेबल, तो बिल्स रिसेबल भी मैंने यहाँ पर लिखा। बिल्स रिसेबल का अमाउंट है 3,000। बिल्स रिसेबल के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी इस केस में 5,000 है, तो प्लांट एंड मशीनरी 5,000 लिखी। फिर उसके बाद कैश एट बैंक है। मैंने आपको बताया था कि कैश एट बैंक जो है कैश अकाउंट में आएगा। कैश एट बैंक कैश अकाउंट में आपने लिखा 2,500। उसके बाद शावर की कैपिटल है, 3 पार्टनर्स है। एक तो है रेन, एक है ड्रिजल और एक है शावर। रेन, ड्रिजल एंड शावर। तो कैश एट बैंक के अलावा जो शावर की कैपिटल है उसमें डेबिट बैलेंस है। मैंने बताया था ना कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बेटे डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा तो उसको आप एसेट साइड से डेबिट साइड में पार्टनर की पोस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि मिस्टर सावर ने हमारी फर्म को पैसे देने हैं या उसने अपने कैपिटल अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं। आगे कहता है सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। हमें मालूम है कि ये दोनों लायबिलिटीज़ हैं। जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। 4,300 का अमाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स का है। क्रेडिटर्स के बाद फिर तुम्हें बिल्स पेबल दिया हुआ है, तो बिल्स पेबल भी आप लिखेंगे। बिल्स पेबल का अमाउंट 2,000 रुपये, वो भी आपने लिख दिया। उसके बाद रेंस लोन दिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये पार्टनर का लोन है। मैंने बताया था कि जो पार्टनर है अगर उसका लोन अकाउंट होगा तो उसके लिए आपको एक अलग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा।
तो रेन के लोन अकाउंट में आप लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। रेन के लोन अकाउंट में आपने लिख दिया 4,000 रुपये। पार्टनर का लोन अकाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना है। उसकी वजह ये है कि पार्टनर का लोन अकाउंट बेसिकली सेकंड पार्टी है, करेक्ट। पार्टनर का लोन अकाउंट सेकंड पार्टी माना जाता है, क्योंकि रूल ये कहता है कि पहले थर्ड पार्टी पे होनी चाहिए और थर्ड पार्टी पे होने के बाद ही, थर्ड पार्टी को पे करने के बाद ही सेकंड पार्टी को पे करना है। एक सेकंड बेटे, स्टॉर्म इज ब्लोइंग एक्चुअली, तो विंडो में ना बड़ी तेज आवाज आ रही है, जरा जस्ट वेट। यस, नाउ इट्स ओके। तो मैं क्या कह रहा था, लोन के बारे में बात समझ में आ गई। तो लोन हम सेकंड पार्टी है, इसलिए उसका अलग से अकाउंट ओपन करा गया। हालांकि हम बाद में देखेंगे ये महज एक फॉर्मेलिटी है, हम बिना लोन अकाउंट बनाए भी आगे काम कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम इसको सीखेंगे। फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपको मालूम है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपने लिखने होते हैं। 6,400 रेन का बैलेंस है। ड्रिजल का बैलेंस 3,600 रुपये है। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये फ्री रिजर्व है। मैंने बताया था जितने भी फ्री रिजर्व होंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। जितने भी फ्री रिजर्व होंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है दैट इज 7,000 है। अब 7,000 को पहले तो डिवाइड कर दे 35 से। 200 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 3,600। 200 इंटू 7 1,400। 200 इंटू 10 2,000। तो जितने भी फ्री रिजर्व होंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। बैलेंस शीट के आइटम को प्रॉपर जगह पर पोस्ट करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हमारे एसेट कितने में बिके। तो उसने नीचे लिखा है कि स्टॉक किस तरीके से एसेट बिके। जब हम एसेट बेचेंगे, यानी कि हमारी फर्म जब एसेट बेचेगी, तो हम लिखेंगे बाई कैश। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कहता है कि स्टॉक से जो अमाउंट तुम्हें मिला है 3,000 रुपये में स्टॉक बिका। बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितने में आइटम बिका है, तुमने वो आइटम की फिगर लिखनी है। स्टॉक 3,000 रुपये में बिका। डेटर से कितना मिला? डेटर से 4,000 रुपये आपको मिले। बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल से आपको 2,500। प्लांट एंड मशीनरी से आपको मिला है 4,500। प्लांट एंड मशीनरी 4,500। तो सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे, ठीक है। इनको अब आप टोटल करेंगे। 7,000 डेट इज इक्वल टू 14,000। इसका मतलब है जितने भी एसेट आपके बिके 14,000 में बिके। अब आपने रियलाइजेशन अकाउंट में बाई कैश लिखा, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एसेट रियलाइज्ड डेट इज इक्वल टू 14,000। इस तरह आपने अपने एसेट को बेच दिया। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद उसने क्या लिखा है, कहता है क्रेडिटर्स वर पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। अब आप अपनी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जो जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको पे करना जरूरी है, चाहे क्वेश्चन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो। इज इट क्लियर टू यू? तो मैं अब अपनी लायबिलिटीज को पे करूंगा। मैं लिखूंगा यहां पर टू कैश। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स को मैंने 4,000 रुपीज पे करे। कितना अमाउंट मैंने पे करा वो अमाउंट मैं यहां पर लिखूंगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और कहता है कि बिल्स पेबल को हमने फुल अमाउंट पे करा। बिल्स पेबल को आपने पूरा अमाउंट पे करा है।
बिल्स पेबल 2000 के, तो 2000 आपने लिख दिया। अब उसके बाद एक्सपेंसेस 800 के हैं। बेटे जब एक्सपेंसेस होंगे तो एंट्री जो होगी वो तब भी आपकी क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम एक्सपेंसेस भी यहीं पर लिख देते हैं, एक्सपेंसेस हैं 800 रुपीज, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस 800, तो टोटल 6800, तो 6800 टोटल हो गया। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, डेट इज इक्वल टू 6800, करेक्ट। तो इस तरीके से आपने अपनी लायबिलिटी और एक्सपेंसेस भी पे कर दी है। लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को पे करने के बाद अब हमने क्या करना होता है, जस्ट वेट, अब हमने अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होता है, करेक्ट। अब मैं इसको क्लोज करूंगा, अब मैंने इसको क्लोज करा तो मेरा लॉस जो है ना 3500 आ जाएगा। इन दिस केस देयर विल बी लॉस, हालांकि मैंने 3500 लिख दिया, लेकिन आपको जरूर चेक करना चाहिए, करेक्ट। लॉस ट्रांसफर टू, अब ये जो लॉस है, जो 3 पार्टनर हैं, रेन, ड्रिजल एंड शावर, हम इनमें इसको ट्रांसफर करेंगे। अब मैं इनको ट्रांसफर करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1800 एंड इट विल बी 700 एंड इट विल बी 1000। तो रियलाइजेशन लॉस बेटे हमने ट्रांसफर कर दिया। रियलाइजेशन लॉस को ट्रांसफर करने के बाद मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन लॉस। अब आपने रियलाइजेशन लॉस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा 1800, 700 एंड 1000। अगर ये सिंपल रेजोल्यूशन का क्वेश्चन होता तो मैं आपको कहता कि अब आप इसको बैलेंस कर दो और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको टू कैश और बाई कैश कर दो, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल रेजोल्यूशन का नहीं है, पार्टनर की इंसॉल्वेंसी का है। अब पार्टनर की इंसॉल्वेंसी में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कौन सा पार्टनर सॉल्वेंट है, तो कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है। शावर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। सबसे पहले मैं शावर की डेफिशिएंसी कंप्यूट करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? शावर की डेफिशिएंसी में कंप्यूट करूंगा। तो मैंने शावर की डेफिशिएंसी कंप्यूट करने के लिए इसका टोटल करा। टोटल इज 8800, डेबिट साइड टोटल। 8800 में से 2000 में माइनस कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर इज 6800। नाउ बिकॉज शावर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, he will not be in a position to pay us 6800. that is the major problem now. तो ये शावर की जो अमाउंट है, जो शावर ने हमारी फर्म को देना है, अब वो इसको नहीं ला पाएगा, तो फर्म के पर्सपेक्टिव से, फर्म के एंगल से हम बोलेंगे दिस इज द डेफिशिएंसी इन शावर्स अकाउंट। ये शावर के अकाउंट में डेफिशिएंसी है, ये कमी है, और इस कमी को शावर अब पूरा नहीं कर सकता। तो इस कमी को अब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा जाएगा, मेजर क्वेश्चन ये बनता है। तो इसके लिए एक बड़ा फेमस इंग्लिश केस है जिसको आप सभी को मालूम है, गार्नर वर्सेस मुरेस के रूल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये बड़ा फेमस इंग्लिश केस है, इसमें ये डिसीजन जो दिए गए उसके आधार पर इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी का बंटवारा करा जाता है सॉल्वेंट पार्टनर्स में, ऑफ कोर्स। नाउ दिस डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय, नो डाउट अबाउट दैट, R&D, बट इन व्हाट रेशियो। तो मैंने कहा इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए गार्नर वर्सेस मुरेज रूल। तो गार्नर वर्सेस मुरेज रूल क्या कहता है ये हमें जरा थोड़ा मालूम होना चाहिए। आइए जी, गार्नर वर्सेस मुरेज रूल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। गार्नर वर्सेस मुरेज रूल, गार्नर वर्सेस मुरे रूल।
गार्नर वर्सेस मुरे रूल है क्या? मैंने कहा ये एक फेमस इंग्लिश केस है, बहुत पहले की बात है। तो गार्नर मुरे और एक तीसरा पार्टनर, इनकी एक रेलवे वैगन की फर्म थी। तो तीसरा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो तब ये लड़ाई झगड़ा हो गया गार्डनर में और मुरे में कि उसकी डेफिशिएंसी कैसे बियर करी जाए। तो तब इस केस में जो डिसीजंस आए उसके आधार पर हम लोग भी डेफिशिएंसी का बंटवारा करेंगे। करेक्ट? गार्डनर वर्सेस मुरेज रूल क्या कहता है? गार्डनर वर्सेस मुरेज रूल का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ insolvent partner, deficiency of insolvent partner shall be borne by such solvent partners having credit balances, इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? नो सर। ध्यान से सुने, गार्नर वर्सेस मुरे क्या कहता है, गार्नर वर्सेस मुरे रूल क्या कहता है कि डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की केवल वही सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे जिनके क्रेडिट बैलेंस होंगे। जैसे कि इस केस में आर और डी सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं और दोनों के क्रेडिट बैलेंसेस हैं, लेकिन बाय चांस अगर मान लो मिस्टर डी का डेबिट बैलेंस होता, अगर डी का डेबिट बैलेंस होता, देखो बेटे बैलेंसेस से ये नहीं पता लगता कि कोई पार्टनर सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, वो तो क्वेश्चन में जब तक लिखा नहीं होगा तब तक हमें नहीं पता लगेगा। जैसे एस के बारे में लिखा है ही इज इंसॉल्वेंट, तो इसका मतलब बाकी दोनों पार्टनर सॉल्वेंट हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि मैंने अभी कहा गार्नर वर्सेस मुरेज रूल कहता है केवल वही सॉल्वेंट पार्टनर डेफिशिएंसी बियर करेंगे जिनके शुरुआती बैलेंस, इनिशियल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होंगे। अब अगर मान लेते हैं मिस्टर डी का डेबिट बैलेंस होता, तो इस रूल के मुताबिक मिस्टर डी बावजूद इसके कि वो सॉल्वेंट है, वो डेफिशिएंसी बियर नहीं करता। यानी कि डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ओनली सच सॉल्वेंट पार्टनर्स हु आर हैविंग व्हाट वी कॉल क्रेडिट बैलेंसेस। जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं केवल वही डेफिशिएंसी बियर करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो इस केस में आर और डी दोनों सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं और दोनों के क्रेडिट बैलेंसेस हैं और ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? डेफिशिएंसी शैल बी बोर्न इन, डेफिशिएंसी shall be born in deficiency shall be born in। अब जो डेफिशिएंसी बियर करी जाएगी, करेक्ट, shall be born in either shall be born in either। अब देखो मैं यहां से एक एरो खींच रहा हूं, either adjusted capital ratio, provided none of the partner
इज हैविंग करेंट अकाउंट। अभी मैं मतलब बताता हूं, आप पहले लिखें। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो प्रोवाइडेड नन ऑफ द पार्टनर इज हैविंग करेंट अकाउंट या डेफिशिएंसी शैल बी बोर्न इन आइदर। अब मैं यहां पर और लगा देता हूं, और या तो डेफिशिएंसी एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में बियर करी जाएगी या फिर इन डेफिशिएंसी शैल बी बोर्न इन ओपनिंग कैपिटल रेशियो provided any of the partner is having current account। अब मेरा पॉइंट समझें। गार्नर वर्सेस मुरेस रूल के मुताबिक अगर किसी भी एक पार्टनर का, पहले तो एक चीज साफ है, डेफिशिएंसी केवल वही सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे जिनके शुरुआती बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होंगे, नंबर एक। नंबर दो, डेफिशिएंसी जो बियर होगी वो कैपिटल रेशियो में ही होगी। अब या तो वो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में होगी या वो ओपनिंग कैपिटल रेशियो में होगी। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में डेफिशिएंसी तब बियर करेंगे, ध्यान से सुने, अगर किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं है, और अगर किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट है तो फिर डेफिशिएंसी ओपनिंग कैपिटल रेशियो में बियर करी जाएगी। यहां तक ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम इन रूल के सहारे जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइए, पहले तो मुझे ये बताओ, पॉइंट नंबर ए, डेफिशिएंसी बॉर्न बाय, पहले तो ये बताओ डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है? डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा इस केस में? आर और डी बियर करेंगे, रेन एंड ड्रिजल बियर करेंगे, क्योंकि दोनों सॉल्वेंट पार्टनर हैं। ये मैंने एक बार लिखा लेकिन मैं बार बार नहीं लिखूंगा। एस बोथ आर सॉल्वेंट एंड हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। दोनों सॉल्वेंट हैं और दोनों के क्रेडिट बैलेंसेस हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, रेशियो, कौन से रेशियो में डेफिशिएंसी बियर करी जाएगी? डेफिशिएंसी shall be born in adjusted capital ratio। क्यों एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में? एस नन ऑफ द पार्टनर, क्योंकि किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं है। नन ऑफ द पार्टनर हैज करंट अकाउंट, किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं है। किसी का भी करंट अकाउंट नहीं है, इसलिए डेफिशिएंसी एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में बियर करेगी। ये कारण है। अब इसका मतलब डेफिशिएंसी बियर करने के लिए मुझे एडजस्टेड कैपिटल रेशियो चाहिए। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो क्या होता है? एडजस्टेड कैपिटल रेशियो, अब एडजस्टेड कैपिटल रेशियो कैसे कंप्यूट करेंगे? ध्यान से सुनो। हम पहले तो एक कॉलम में आर लिखेंगे, दूसरे कॉलम में डी लिखेंगे। मैं इनका ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस लिखूंगा। आर के कैपिटल अकाउंट में 6400 का क्रेडिट बैलेंस है और इसके अकाउंट में 3600 का क्रेडिट बैलेंस है। ये हमने ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस लिख दी है।
अब मैं क्या करूंगा, मैं प्लस करूंगा फ्री रिजर्व। अब आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए फ्री रिजर्व की। बताओ बेटे फ्री रिजर्व के आइटम कौन कौन से होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड वगैरह। अब आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को देखो, क्या तुमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कोई फ्री रिजर्व लिखा है? लिखा है। पीएनएल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब फ्री रिजर्व होते हैं। तो अगर कोई फ्री रिजर्व हैं जो कि तुमने पार्टनर्स को क्रेडिट करे हुए हैं तो वो आप ऐड करेंगे, बस, और कुछ है ही नहीं। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो कंप्यूट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस वैल्यू लेस एसेट। लो जी, वैल्यू लेस एसेट। वैल्यू लेस एसेट मैंने आपको बताया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, कोई सस्पेंस अकाउंट, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर येट टू बी रिटर्न ऑफ किसी पार्टनरशिप फर्म के केसेस में ये वैल्यू लेस एसेट होते हैं। कोई वैल्यू लेस एसेट इस क्वेश्चन में नहीं थे, क्योंकि अगर होते तो मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा होता, लेकिन है नहीं। अब कई बच्चे बार बार कितना भी समझाओ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर रियलाइजेशन लॉस को भी माइनस करना है। नहीं बाबा, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला क्या है? केवल ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस प्लस फ्री रिजर्व माइनस वैल्यू लेस एसेट, और कुछ नहीं। तो रियलाइजेशन लॉस के बारे में कोई ना पूछे। तो इसका मतलब ये है वैल्यू लेस एसेट है नहीं, होते तो मैं डेफिनेटली लिखता। अब मैं क्या करूंगा, इसको टैली कर दूंगा। अब मैंने इसको टैली कर दिया। आइए जी, ये तो बड़ी अच्छी फिगर आ गई 10,000, ये भी बड़ी अच्छी फिगर आ गई 5,000। तो इसका मतलब एडजस्टेड कैपिटल रेशियो आपको पता लग गया या नहीं लग गया? सर मजा आ गया, ये तो इजी है। मैंने भी पहले ही कहा था बेटे इजी है, टफ थोड़ी है कोई, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो दिस इज योर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। तो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो 2:1 हो गया। समझ में आया? इसका मतलब ये जो डेफिशिएंसी थी, क्या नाम है, एस की, इस डेफिशिएंसी को अब आर और डी बियर करेंगे 2:1 के रेशियो में। समझ में आ गया? यानी कि जो ये डेफिशिएंसी है एस की, डी, नजर आ रहा है? हाँ। तो डेफिशिएंसी ऑफ एस जो है, जो कि 6,800 की है, उस 6,800 में मिस्टर आर का कितना शेयर है और इसका कितना शेयर है? 2/3 इसका शेयर है, 1/3 इसका शेयर है। ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। लीजिए जी, 6,800 डिवाइडेड बाई 3, 2267 माइनस 6,800, 4533। तो इस तरह से एस की डेफिशिएंसी बियर करी जाएगी। अब हम पहले इसको क्लोज कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। मैंने यहां पर क्या लिखा, क्योंकि ये तो अपना पैसा ला नहीं सकता, इसको हम लिखेंगे बाई कैश की बजाय हम लिखेंगे बाई डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू R&D। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है हमने आर और डी में ट्रांसफर कर दी, तो इसका अकाउंट तो अब क्लोज हो गया। करेक्ट? बिकॉज इसकी डेफिशिएंसी आर और डी बियर करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट कम होगा। तो इसलिए यहां डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2S ब्रैकेट में डेफिशिएंसी, और जो तुमने अपने वर्किंग नोट में कंप्यूट करी 4533 आर का शेयर है और 2267 मिस्टर डी का शेयर है। तो इस तरीके से अब आप आर और डी को क्लोज कर दें। आर और डी के अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको 2 कैश बाई कैश कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर है। करेक्ट? तो 10,000 माइनस 1,800 माइनस 4533, तो 3667 बैलेंसिंग फिगर 2 कैश
तो इसको तो हम फाइनल पेमेंट कर देंगे 3667 की। इसकी भी क्रेडिट साइड बड़ी है, 5000 माइनस 700 माइनस 2267 दैट इज 2033। अब ये जो हमने 2 कैश लिखा है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय आर फाइनल पेमेंट 3667, फिर हम लिखेंगे बाय डी 2033। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, तीसरे नंबर पे रेन का लोन अकाउंट और चौथे नंबर पे कैश अकाउंट। अब रेन के लोन अकाउंट में जो बैलेंस बच गया उसको हम पे कर देते हैं, 2 कैश। $4000। अब रेन के लोन अकाउंट में 2 कैश लिखा, तो कैश अकाउंट में हम लिखेंगे बाय रेन्स लोन अकाउंट 4000। तो तुमने देखा बेसिकली मुझे पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं आर का लोन डायरेक्टली कैश अकाउंट में लिख सकता था, बात तो एक ही है, इजंट इट और नॉट। तो 16,500 एंड 16,500 ये आपका टोटल आ रहा है। तो आपने देखा कि डेजिल्यूशन और उसमें भी खास तौर से जो पार्टनर की इंसॉल्वेंसी है, कोई बहुत बड़ा उसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, इजंट इट और नॉट। बस गार्नर वर्सेस मोरेस रूल का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और गार्नर वर्सेस मोरेस रूल में भी खास तौर से हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेफिशिएंसी होती है उस डेफिशिएंसी को कैसे बेयर करा जाएगा। एक बार फिर से, डेफिशिएंसी केवल और केवल वही सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करेंगे जिनके शुरुआती बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। अगर किसी सॉल्वेंट पार्टनर का इनिशियल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा तो वो डेफिशिएंसी बेयर नहीं करेगा। डेफिशिएंसी या तो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में बेयर करी जाएगी, या फिर डेफिशिएंसी जैसा कि हमने देखा ओरिजिनल कैपिटल रेशियो, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल रेशियो भी कह सकते हैं, उसमें बेयर करी जाएगी। डिपेंड करता है कि किसी पार्टनर का करंट अकाउंट है या नहीं। अब मैंने क्या लिखा है, अगर किसी भी एक पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं है तब तो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में, और किसी भी एक, क्योंकि कई बार बच्चे फिर क्वेश्चन पूछते हैं सर इसका करंट अकाउंट, इसका, मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा किसी भी एक पार्टनर का करंट अकाउंट हो तो डेफिशिएंसी आप ओरिजिनल कैपिटल रेशियो में बेयर करेंगे। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू? अब इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो होनी नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ अब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहूं तो जो ये क्वेश्चन है ना 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो अगर मैं सही बयां करूं तो यू शुड बी इन ए पोजिशन टू डू दीज क्वेश्चंस honestly speaking. But anyway, the question which we will pick up now will be 2.8. अब 2.8 को पहले हम लेंगे, या आप एक काम करें 2.8 आप करना शुरू करें, फिर नेक्स्ट सेशन में अगर जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी तो मैं 2.8 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तब तक आप ट्राई करें।